बच्चों, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान की कक्षा में। शीत युद्ध का दौर पाठ के पहले भाग में आपने पढ़ा था कि शीत युद्ध क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और किस तरह से दुनिया इसमें दो खेमों में बंट रही थी। आज हम ये देखेंगे कि शीत युद्ध के समय ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जिसने इस शीत युद्ध को और भी ज्यादा आक्रामक और तेज बना दिया। कुछ घटनाएं तो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि उस समय दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने आ गई और ऐसा लगा कि युद्ध हो ही जाएगा। लेकिन किसी ना किसी कारणवश दोनों महाशक्तियों ने थोड़ी गंभीरता दिखाई और शीत युद्ध को होने से रोक लिया। अब आपको स्क्रीन पर उन महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया जा रहा है जिन्होंने शीत युद्ध को और अधिक भड़काया। इसमें 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन वास्तव में अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने उन देशों को आर्थिक और सैनिक सहायता दी जिससे साम्यवाद को खतरा था, यानी सोवियत संघ के प्रसार और प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने कुछ देशों को या कई देशों को आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान की। 1947 से 52 तक मार्शल प्लान, जिसमें पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका के द्वारा आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की गई। 1948-49 में सोवियत संघ के द्वारा जर्मनी की राजधानी बर्लिन की घेराबंदी कर दी गई और अमेरिका और उसके मित्रों के द्वारा जो नागरिकों के लिए आपूर्ति भेजी गई थी उसको भी उठवा लिया गया, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव बहुत अधिक बढ़ा है। अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के 12 सदस्य देशों के साथ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नामक एक सैनिक संधि बनाई। यह एक मित्रता की संधि थी जिसमें एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए संधि की गई थी और ये प्रावधान किया गया था कि अगर किसी एक सदस्य देश पर भी आक्रमण किया जाता है तो सभी सदस्य देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। 1950-53 में कोरियाई युद्ध और 1954 में वियतनाम के विभाजन महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ाया। 1954 में ही अमेरिका ने सीएटो नामक संगठन भी बनाया। 1954 से 75 के बीच में वियतनाम में अमेरिका के हस्तक्षेप ने शीत युद्ध को बढ़ाया। 1955 में अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए सीएटो नामक एक संगठन बनाया। अमेरिका के नेटो, सीएटो और सेंटो के उत्तर में सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा संधि के नाम से एक संगठन बनाया। आप चित्र में देख सकते हैं कि पीले रंग से जिन देशों को दर्शाया गया है वो नेटो के देश हैं और लाल रंग से जिन देशों को दर्शाया गया है वो वार्सा संधि के देश हैं। 1956 के हंगरी में सोवियत संघ के हस्तक्षेप ने शीत युद्ध को बढ़ाया और 1961 में जर्मनी के बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई। एक जर्मनी के एक भाग पर सोवियत संघ का प्रभाव था और जर्मनी के दूसरे भाग पर अमेरिका का प्रभाव था। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट खड़ा हुआ। ये वो महत्वपूर्ण समय था जब शीत युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि क्यूबा एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के बहुत निकट है। क्यूबा एक साम्यवादी देश था और सोवियत संघ का मित्र देश था। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी जिससे पूरा अमेरिका सोवियत संघ की मिसाइलों के रेंज में आ गया। जब अमेरिका को इस बात का पता चला तो उसने क्यूबा पर वायुसेना के द्वारा और जल सेना के द्वारा आक्रमण करने की योजना बनाई। अमेरिका के जहाजी बेड़ा क्यूबा की तरफ रवाना हुआ। उधर से सोवियत संघ की सेनाएं भी आ रही थी और दोनों सेनाएं आमने सामने आ रही हैं। ऐसे में ऐसा लगा दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध छिड़ ही जाएगा। दोनों महाशक्तियां शक्ति का प्रदर्शन तो कर रही थी लेकिन पीछे के दरवाजे से आपस में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए वार्ताएं भी कर रही थी। अंत में वार्ताएं सफल सिद्ध हुई और सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें हटा ली और अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़े वहां से हटा लिए और इस तरह से क्यूबा के जो मिसाइल संकट था उसका समाधान कर लिया गया। 1968 में सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप किया। 1971 में भी जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना जहाजी बेड़ा पानी में उतार दिया।
ऐसे में भारत की रक्षा के लिए सोवियत संघ ने अपना युद्धपोतक जहाज भेजा और इस तरह से यहाँ भी दोनों शक्तियां आमने सामने आते आते बची। इसके बाद हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत हस्तक्षेप से भी शीत युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। इधर महाशक्तियां आपस में युद्ध भी कर रही थी और दूसरी तरफ जो परमाणु शस्त्रों की होड़ मची थी, बड़े दोनों महाशक्तियां अधिक से अधिक परमाणु शस्त्रों को इकट्ठा कर रही थी। उन परमाणु शस्त्रों ने ही दोनों महाशक्तियों को चिंता में भी डाल रखा था। वास्तव में न केवल इन दोनों महाशक्तियों के पास बल्कि दुनिया के अन्य शक्तिशाली देशों ने भी परमाणु हथियार इकट्ठे कर लिए थे और जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं थे वो भी इन्हें प्राप्त करने की होड़ में लग चुकी थी। इन परमाणु हथियारों की रखरखाव भी एक समस्या बन गई थी। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास ही भारी मात्रा में परमाणु हथियार इकट्ठे हो चुके थे और उनका रखरखाव एक समस्या बन चुका था। 1986 में सोवियत संघ के यूक्रेन गणराज्य के चेर्नोबिल नामक स्थान पर एक परमाणु दुर्घटना हुई, जिसके कारण बहुत सारा रेडियो विधर्मी पदार्थ वातावरण में फैल गया और बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ये दोनों महाशक्तियों के लिए एक खतरे की घंटी थी। वो इस खतरे को समझ रही थी और इसलिए उन्होंने परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने के लिए प्रयास और वार्ताएं शुरू की। इस संबंध में कई संधियां हुई, जिसमें 3 संधियां सबसे महत्वपूर्ण थी। 1968 की NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। दूसरी महत्वपूर्ण संधि थी 1972 की ABMT यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। 1996 में CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये 3 महत्वपूर्ण संधियां हुई और दोनों ही महाशक्तियों ने परमाणु शस्त्रों को इकट्ठा करने की जो होड़ थी उसको रोकने का और आगे परमाणु हथियार न बनाए जाएं, परमाणु परीक्षण न किए जाएं, इसके लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए। बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही शीत युद्ध में कमी आने लगी। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। जब दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था, दुनिया 2 ध्रुवों में बंट रही थी, उस समय एक नया परिवर्तन भी हो रहा था। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश जो अभी अभी आजाद हो रहे थे, वो इनमें से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। 1947 में भारत आजाद हुआ और उसके साथ ही और भी उसके बाद और भी बहुत सारे देश आजाद हुए। ये देश दोबारा स्वतंत्रता की बेड़ी में नहीं पड़ना चाहते थे और न ही किसी गुटबाजी में शामिल होना चाहते थे। ये देश अपना आर्थिक विकास करना चाहते थे और अपने आर्थिक विकास के लिए उनको ये जरूरी लग रहा था कि हम किसी गुटबाजी में ना पड़े बल्कि अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करें। इसी से निर्गुट सम्मेलन का विचार पैदा हुआ। ये विचार सबसे पहले दुनिया के 5 प्रमुख नेताओं के मन में पैदा हुआ। इस चित्र में आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर यूगोस्लाविया के टीटो, दूसरे नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, तीसरे नंबर पर मिस्र के नासिर, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो और 5वें नंबर पर घाना के प्रधानमंत्री वामे एनक्रुमा दिखाई दे रहे हैं। इन 5 देशों ने मिलकर 1955 में बांडूंग सम्मेलन में विश्व शांति और विश्व में सहयोग बढ़ाने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया और इस तरह से निर्गुट आंदोलन की शुरुआत हुई। वास्तव में ये वो देश थे जो लंबी गुलामी में जकड़े होने के कारण विकास के दौर में काफी पिछड़ चुके थे। ये देश अपनी एक स्वतंत्र नीति बनाए रखना चाहते थे। ये किसी भी सैनिक गठबंधन में नहीं पड़ना चाहते थे। ये देश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करते थे, रंग भेद का विरोध करते थे और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहते थे। इन देशों का पहला सम्मेलन
1961 में बेलग्रेड में हुआ। इस समय इसमें 25 सदस्य देशों ने भाग लिया। अब हम देखते हैं कि इस निर्गुट आंदोलन का अर्थ क्या होगा। निर्गुट आंदोलन का अर्थ इसके नाम में ही छुपा है। निर्गुट यानी किसी भी गुट में शामिल ना होना। जो देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे वो निर्गुट देश कहलाए। वर्तमान में इसमें 120 सदस्य हैं, 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके पर्यवेक्षक हैं। अभी वर्तमान में ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन चुका है जो विश्व में शांति और सहयोग के लिए कार्य कर रहा है। जब विश्व में द्विविधता का दौर चल रहा था तब इन देशों ने विश्व में शांति और सहयोग बढ़ाने के लिए, विश्व में स्थिरता लाने के लिए अपना योगदान दिया। निर्गुटता का अर्थ ये नहीं था कि ये विश्व की राजनीति से दूर रहेंगे। निर्गुटता का अर्थ था किसी की भी गुटबाजी में शामिल न होकर विश्व में शांति और सहयोग बढ़ाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करना। इन देशों ने समय समय पर जब भी शीत युद्ध में बहुत आक्रामकता बढ़ी तब बीच में आकर सहयोग और समन्वय के लिए सराहनीय प्रयास किए। इन्होंने यूएनओ का भी समर्थन किया और उसके प्रयासों को और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया। हालांकि वर्तमान में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, सोवियत संघ का विघटन हो जाने के बाद दूसरा ध्रुव समाप्त हो गया और विश्व में केवल एक ही महाशक्ति बची और वो थी अमेरिका। निर्गुट आंदोलन के आलोचकों का मानना है कि अब इस आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अप्रासंगिक हो चुका है क्योंकि न तो अब दूसरी महाशक्ति बची है और न ही इन देशों में आपस में सहयोग है। ये देश आपस में गुटबाजी करते हैं, आपस में संघर्ष और झगड़े करते हैं, इसलिए ये आंदोलन अप्रासंगिक नहीं है। पर ऐसा नहीं है। निर्गुट आंदोलन आज भी प्रासंगिक है क्योंकि निर्गुट आंदोलन के अपने कुछ विशेष सिद्धांत हैं और वो सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। निर्गुट आंदोलन का जो विश्व में सहयोग और शांति स्थापना करने का जो उद्देश्य था उसकी आज भी जरूरत है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से दुनिया के कई भागों में और वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान, ISIS या हमास जैसे अनेक आतंकवादी संगठन हैं जो विश्व में मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। और इन आतंकवादी संगठनों के पास इतने बड़ी मात्रा में हथियार और साधन हैं कि कोई एक देश उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वर्तमान में अफगानिस्तान की दुर्दशा से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये संगठन कितने शक्तिशाली हैं। ऐसे संगठनों से निपटने के लिए और मानवता की रक्षा करने के लिए आज भी जो वे देश हैं उनको मिलजुल कर आपसी सहयोग और प्रयासों के द्वारा ही इन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, इनको रोक सकते हैं। इसके अलावा चीन और सोवियत संघ की जगह रूस, ऐसे और भी कुछ देश हैं जो महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। भले ही अभी अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है, लेकिन अन्य देश भी महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि विश्व बहुध्रुवीयता की ओर जा रहा है। ऐसे में निर्गुट आंदोलन जैसे संगठन आज भी प्रासंगिक हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि चीन जैसे साम्राज्यवादी देश दूसरे देशों को ऋण देकर या अन्य प्रकार की तकनीकी सहायता देकर उन पर अपने दबाव का इस्तेमाल करते हैं और उन पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण या कब्जा स्थापित करने का प्रयास करते हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो ये एक तरह से भले ही अब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद समाप्त हो गया है, लेकिन एक अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद हमें देखने को मिलता है, जहां पर चीन ने न केवल तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया है बल्कि दुनिया के कई देशों को वो अपने ऋण के बोझ के नीचे दबाकर अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये समस्याएं अभी भी हमारे सामने, विश्व के सामने हैं, जिसके कारण इन विकासशील देशों का एक होकर एक मंच पर इकट्ठा होना जरूरी है। इसके अलावा साइबर अटैक, जैविक हथियार, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक और तकनीकी विकास की आवश्यकता, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हमें निर्गुट आंदोलन आज भी प्रासंगिक लगता है, आज भी इसकी आवश्यकता है। बदलती हुई अर्थव्यवस्था में या बदलते हुए विश्व में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, बल्कि आपसी सहयोग और सद्भाव की आवश्यकता
आज भी उतनी ही बराबर बनी हुई है। आज समस्याएं नई हैं, जैसे कोविड-19 जैसी समस्याएं, जो एक जैविक अमेरिका का आरोप है कि चीन ने एक जैविक हथियार के रूप में कोविड-19 को पूरे विश्व में फैला दिया है। इस तरह की नई नई समस्याएं हमारे विश्व में, जैसे साइबर अटैक, इस तरह की जो नई नई प्रकार की समस्याएं हमारे विश्व में आ रही हैं, उसके कारण निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है, बल्कि निर्गुट आंदोलन के जो उद्देश्य थे वो आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। इसलिए निर्गुट आंदोलन आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। आज की कक्षा में हमने देखा कि किस तरह द्विध्रुवीता के अंदर महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु आए जिनमें शीत युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ गया। शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, निर्गुट आंदोलन क्या है, निर्गुट आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, और निर्गुट आंदोलन क्यों आज भी प्रासंगिक है। इसके बाद अगली कक्षा में हम अगला पाठ प्रारंभ करेंगे। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए।